हेलो एवरीबडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूं क्लास 11 की जो आपकी वोवन वर्ड्स बुक है उसका ऐसे नंबर 1 माई वॉच की समरी एंड अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स। अगर आपने मेरा एक्सप्लेनेशन का वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से जाइए और ऐसे के एक्सप्लेनेशन का वीडियो देख के आइए ताकि आपके लिए और ईजी रहे। काफ़ी शॉर्ट वीडियो है, कोरिलेट कर पाएंगे आप। सो लेट्स बिगिन विथ आवर समरी। माई वॉच इज़ वन ऑफ द फेमस वर्क्स ऑफ मार्क ट्वेन। अभी जो ऐसे है जिसका नाम है माई वॉच, ये काफ़ी फेमस लिखी हुई चीज़ है हमारे ऑथर मार्क ट्वेन के बारे में। द पॉइंट ऑफ डिस्कशन ऑफ दिस शॉर्ट ऐसे इज अ वॉच दैट द ऑथर हैज़ बीन यूजिंग फॉर 18 मंथ्स विदाउट इंटरप्शंस। तो अब बेसिकली पॉइंट ऑफ डिस्कशन किस बारे में पूरा डिस्कस हो रहा है पूरे ऐसे में, एक वॉच के बारे में जो कि हमारे ऑथर 18 महीनों से यूज़ कर रहे हैं विदाउट एनी इंटरप्शन, यानी बिना किसी प्रॉब्लम के। 18 महीने से न घड़ी रुकी न बंद हुई, सब बढ़िया चली, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ही देन स्टार्टेड बिलीविंग दैट दिस वॉच विल नेवर गो रॉन्ग। और इतनी अच्छी चलती थी ये वॉच कि ऑथर को ये बिलीव होने लगा कि ये वॉच कभी गलत हो ही नहीं सकती, हमेशा सही चलेगी और ऐसे ही रहेगी। इन हिज बिलीव ही लेट द वॉच रन वन नाइट। और इसी झूठी बिलीफ में रहते रहे वो, और एक दिन रात को ही लेट द वॉच रन, यानी एक दिन रात में ये वॉच उनके हाथ से गिर गई जमीन पे। रिजल्टेंटली, यानी इसका क्या रिजल्ट निकला? द ऑब्वियस हैपेंड, इट स्टॉप्ड। घड़ी चलना बंद हो गई, स्टॉप हो गई। नेक्स्ट मॉर्निंग ही सेट इट अप बाय गेसिंग द टाइम। अगले दिन ऑथर उठे, उन्होंने घड़ी को गेस करते हुए, कुछ तुक्का मारते हुए घड़ी का टाइम सेट कर दिया कि चलो ऐसे ऐसे करके चल रही है तो चलो ठीक है, सुबह चलना स्टार्ट हो गई तो उसका टाइम सेट कर देता है। However, it made the watch run. However, it made this watch slow and running behind. तो इस वजह से सेट तो कर दी वॉच, अब गिर गई तो प्रॉब्लम तो आई होगी, तो वॉच कहीं ना कहीं थोड़ी सी स्लो हो गई और 4 मिनट स्लो हो गई इनकी वॉच। टू रिजॉल्व दिस इशू ही वेंट टू अ वॉच मेकर एंड द ट्रबल्स स्टार्ट अनफोल्डिंग नेक्स्ट। और इस प्रॉब्लम को सही कराने ये एक वॉच मेकर यानी घड़ी बनाने वाले इंसान के पास ले गए अपनी वॉच को, और बस यहीं से पूरा ट्रबल, यहीं से पूरी परेशानी, दिक्कत स्टार्ट हो गई। इस तरीके से ऑथर 7 वॉच मेकर्स यानी 7 अलग अलग घड़ियां बनाने वाले लोगों के पास गए, क्योंकि जब भी वो किसी घड़ी बनाने वाले के पास जाते थे, पहले वाले के पास गए तो घड़ी अचानक से बहुत स्पीड में बढ़ गई, दूसरे के पास ले गए तो घड़ी एकदम स्लो गई, तीसरे के पास गए तो आधा टाइम घड़ी सही चलती थी, आधा टाइम आवाज़ें करती थी, आवाज़ें आती थी, डिस्टर्बेंस होता था। कभी दूसरे वॉच मेकर के पास गए तो बोलते थे ऑयलिंग होएगी इसमें, ऑयलिंग करी तो भाई घड़ी के टाइम में दिक्कत हो गई। कभी 10 बजने में जब 10 मिनट होते थे, यानी जब भी कभी 9:50 का टाइम होता था, ये वो टाइम होता है जब घड़ी की दोनों हैंड्स 10 पे होती है, तो जैसे ही घड़ी पे दोनों हैंड्स 10 पे आए, 9:50 का टाइम हुआ, घड़ी के दोनों कांटे एक साथ चलने लगते थे। तो कभी क्रिस्टल में प्रॉब्लम हो गई, कभी कुछ, कभी किंग बोल्ट नाम की मशीनरी के पार्ट में प्रॉब्लम आ गई, तो ऐसे करके वहीं से इनके सारे ट्रबल्स स्टार्ट हो गए। हालांकि इन्होंने घड़ी सिर्फ $200 की खरीदी थी, लेकिन 7 वॉच मेकर्स के पास जब तक ले गए, घड़ी घड़ी रिपेयर करा रहे हैं, ठीक करा रहे हैं, सुधरवा रहे हैं, लेकिन घड़ी ठीक ही नहीं हो रही। इस वजह से इन्होंने $200 की घड़ी के ऊपर $2000 से $3000 खर्च कर लिए सिर्फ रिपेयरिंग ही रिपेयरिंग में। This struggle continued and ultimately the author realized that he had spent a lot of money getting it back to its initial condition. और प्रॉब्लम्स फिर कंटिन्यूसली बढ़ती गई, कंटिन्यू चली गई, घड़ी ठीक ही नहीं हुई। अभी ये प्रॉब्लम आ रही, कभी कुछ प्रॉब्लम आ रही, कभी कुछ प्रॉब्लम आ रही, ऐसे कर करके ऐसा ऑथर को रियलाइज़ हुआ कि भाई मैंने बहुत सारा पैसा स्पेंड कर दिया है इसकी इनिशियल कंडीशन में इसको लाने के लिए, यानी जैसी ही शुरुआत में थी उस कंडीशन में लाने के लिए मैंने बहुत पैसा खर्च कर लिया है। एंड इट इज़ नॉट वर्थ दिस ट्रबल, और अभी वर्थ इट नहीं है, इतना यूजफुल नहीं है कि $200 की घड़ी पे मैंने $2 से $3000 खर्च कर दिए हैं। इवेंचुअली ही गेव अप ऑन इट, और इवेंचुअली फाइनली उन्होंने क्या किया, गेव अप कर दिया कि नहीं, मुझे तो अब इस पर कोई पैसा खर्च ही नहीं करना है। और ऑथर को अपने एक अंकल विलियम्स की बात याद आ रही है जो अब जिनकी डेथ हो चुकी है। उन्होंने कहा था कि एक अच्छा घोड़ा वो होता है जब तक वो भाग रहा है और रेस में तुम्हें जिता रहा है, और एक अच्छी घड़ी तब तक वही होती है जिसके ऊपर रिपेयर करने वालों का हाथ नहीं पड़ा हो। यानी जिस दिन रिपेयरर के हाथ में घड़ी गई, उन्होंने खोली, समझो घड़ी पिछड़ना स्टार्ट हो गई, यानी वो कोई इंप्रूवमेंट की तरफ नहीं जाएगी, उसमें प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आएंगी। तो बेसिकली इस छोटे से प्यारे से ऐसे में एक छोटा मैसेज हमको ये मिल रहा है कि चीज़ों की ओरिजिनलिटी में कभी छेड़खानी मत करो, उसको डिस्टर्ब मत करो।
जैसी चीज़ है उसको वैसे ही रहने दो, अगर उसमें बार बार आप इम्प्रोवाइजेशंस करोगे तो वो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि रुक जाएगी, उसमें कोई बेनिफिट नहीं होगा आपको, उसमें हमेशा डिसएडवांटेजेस ही दिखेंगे, प्रॉब्लम्स ही दिखेंगी. So this was all about summary, and now let's discuss few questions and answers. Question number 1. What was the importance of the watch to the author? Author के लिए अपनी घड़ी की क्या importance थी, क्या अहमियत थी? So the answer is the watch was important to the author as it showed him the correct time. तो वॉच ऑथर के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट थी क्योंकि वो एकदम करेक्ट टाइम दिखाती थी ऑथर को, दस कीपिंग इन पंक्चुअल, और इस वजह से ऑथर हर जगह पंक्चुअल होते थे, यानी बिल्कुल टाइम पे पहुंचते थे. मीटिंग में, कहीं अपॉइंटमेंट थे, डिनर खाने टाइम पे, कि घड़ी सही टाइम बता रही तो सही जगह पहुंचना है. ही हैड इट वर्किंग प्रॉपरली फॉर 18 months until he let it run down. जब उन्होंने खरीदी थी उस दिन से लेके 18 महीने तक घड़ी बहुत बढ़िया प्रॉपरली चली बिना कोई प्रॉब्लम के, लेकिन वन डे इट लेट इट रन डाउन, यानी फेल ऑफ. एक दिन उनसे घड़ी हाथ से गिर गई तो प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो गई. ही हैड फेथ ऑन इट्स जजमेंट. ऑथर को जजमेंट पे, घड़ी की जजमेंट पे कि जो मुझे टाइम बताएगी उस पर फेथ था, यानी विश्वास था, लेकिन जब से प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हुई तो वो प्रॉब्लम्स खत्म ही नहीं हुई. तो इसलिए ऑथर के लिए उनकी घड़ी बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि इसका टाइम बिल्कुल वो सही बताती थी, और इसकी वजह से ऑथर हर जगह बहुत पंक्चुअल यानी टाइम पे रहते थे. नेक्स्ट, व्हाट वर द अटेम्प्ट्स मेड बाय द ऑथर टू गेट हिज वॉच रिपेयर्ड? ऐसे कौन से अटेम्प्ट्स, ऐसी कौन सी कोशिशें थी जो ऑथर ने करी थी अपनी वॉच को रिपेयर कराने के लिए यानी सुधरवाने के लिए? तो आफ्टर वर्किंग करेक्टली फॉर 18 months द ऑथर लेट इट वॉच रन डाउन. तो 18 महीने बढ़िया वॉच चलने के बाद एक दिन ऑथर से रन डाउन हो गई वॉच, यानी गिर गई. ही वेंट टू ऑल पॉसिबल वॉच मेकर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द चीफ ज्वेलर द वेरी नेक्स्ट डे. जिस दिन गिरी उसके अगले ही दिन ऑथर एक चीफ ज्वेलर के पास गए अपनी वॉच को रिपेयर कराने के लिए, और इसके बाद भी जब नहीं बनी तो बहुत सारे अलग अलग वॉच मेकर्स के बाद टोटल 7 वॉच मेकर्स के पास गए अपनी घड़ी बनवाने. द हेड ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट पुश्ड द रेगुलेटर ऑफ द वॉच a little too much which worsened its condition. अब जो बिजनेस था वॉच मेकर का, जो एस्टैब्लिशमेंट था, वहाँ का जो हेड मैन था जो काम करता था, उसने घड़ी के रेगुलेटर को कुछ ज़्यादा ही पुश कर दिया, जिसकी वजह से घड़ी की कंडीशन बहुत वर्स्ट हो गई, बहुत बदतर हो गई, वो बहुत तेज़ चलने लगी, कैलेंडर से 13 दिन आगे चलने लगी थी. Then the author went to another watchmaker who kept it for a week and slowed it down, however too much. फिर ऑथर एक दूसरे वॉच मेकर के पास गए, उसने बोला ऑयलिंग होगी, इसमें क्लीनिंग होगी और इसमें रेगुलेशन भी होगी, सब होगा, 1 हफ्ता रख के जाओ फिर आके ले जाना. 1 हफ्ते बाद जब लेने गए तो थोड़ी दिन सही चली, उसके बाद वो बहुत भयानक तरीके से स्लो डाउन हो गई, घड़ी बहुत स्पीड कम हो गई, जिसकी वजह से ऑथर के सब मीटिंग टाइम सब मिस होता जा रहा था, डिनर टाइम सब मिस होता जा रहा था. Then he went to another who kept it for 3 days and a couple of more. फिर वो एक और वॉच मेकर के पास गए थे जिन्होंने बोला कि भाई 3 दिन रख के जाओ, मैं ठीक करके जाऊंगा. एंड देन कपल ऑफ मोर, और इस तरीके से कई और 7 टोटल ऑफ 7 वॉच मेकर्स के पास वो गए अपनी घड़ी ठीक कराने के लिए. इवन आफ्टर हैविंग स्पेंड thousands of dollars, none of the watchmakers could fix the watch. और $200 की वॉच खरीदने के बाद भी हज़ारों डॉलर उन्होंने खर्च कर लिए, 2000 से कुछ $3000 उन्होंने खर्च कर लिए, लेकिन फिर भी कोई भी उनकी वॉच को फिक्स नहीं कर पाया, यानी रिपेयर नहीं कर पाया. तो ऑथर ने बहुत कोशिशें की थी. एक्सप्लेन दीज लाइन्स. अब आपको कुछ लाइन्स दी हुई हैं, आपको उन लाइन्स का मीनिंग एक्सप्लेन करना है. नंबर ए यानी पहली लाइन है, I seemed to detect myself a sort of sneaking fellow feeling for the mummy in the museum and the desire to swap news with him. तो ये जो लाइन्स है ये खुद ऑथर ने कही थी और इनका मीनिंग क्या है? After being oiled, cleaned and regulated for the second time, the watch came to home to author after a week. अब पहली बार खराब हुई यानी तब बहुत फास्ट हो गई थी, फिर दूसरी बार जब वो बनवाने गए वॉच मेकर के पास तो उन्होंने बोला था थोड़ी ऑयलिंग लगेगी आपकी वॉच में, थोड़ी क्लीनिंग लगेगी और थोड़ा वॉच को रेगुलेट करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा, और 1 हफ्ते के लिए आपको वॉच को रख के जाना पड़ेगा. फिर ऑथर के घर वो वॉच कब आई? 1 हफ्ते बाद. However, the watch was slowed down to such a degree that the author missed all his appointments, his dinner, etc. अब इस बार वॉच इतनी स्लो स्पीड में चलने लगी,
इतनी स्लो स्पीड में कि ऑथर सब मिस करने लगे। उनके इंपॉर्टेंट मीटिंग के अपॉइंटमेंट्स, डिनर टाइम सब मिस होने लगा। ऑथर को लग रहा होता कि भाई अभी 9 बज रहे हैं, अभी खाता हूँ डिनर, लेकिन बज कितने रहे होते थे एक्चुअली 12-1 बज रहे होते थे रात के। तो बहुत स्लो हो गई थी उनकी घड़ी। ही फेल्ट लाइक ही वॉज ड्रिफ्टेड इन द पास्ट समवेयर। तो ऑथर को लगा कि इतनी पीछे चली गई है मेरी घड़ी, जैसे कि मैं कहीं पास्ट में, कहीं भूतकाल में बहुत पीछे चला गया हूँ। ग्रेजुअली द वॉच स्लोड इवन मोर, ही फेल्ट लाइक ही वॉज लिविंग इन द प्रीवियस वीक। धीरे धीरे वॉच इतनी स्लो होने लगी कि ऑथर को लगने लगा कि मैं पिछले हफ्ते में जी रहा हूँ। घड़ी एक हफ्ता पीछे चल रही तो उनको लगा कि मैं भी एक हफ्ता पीछे जी रहा हूँ। The author felt like he missed all that he was happening in the world. तो प्रेजेंटली जो भी दुनिया में चल रहा था, ऑथर लग रहा था उनको, ऑथर को लगा कि मैं वो सब मिस करता जा रहा हूँ, मैं कहीं पीछे पास्ट में जा रहा हूँ क्योंकि घड़ी मेरी बहुत पीछे चल रही है। The author here compares the situation to that of a mummy who belongs to ancient time. तो इस सिचुएशन को ऑथर कंपेयर करते हैं मम्मी के साथ, जो एंशिएंट टाइम यानी पुराने ज़माने में रहती थी। मम्मीज़ रहती थी इजिप्ट में, उनसे कंपेयर कि भाई ऐसा लग रहा है कि मैं तो मम्मीज़ के ज़माने में चला गया हूँ, इतना पीछे मेरी घड़ी चलने लगी है। He felt it ideal to find a fellowship with the mummy in some museum he probably had been to an ordinary or imaginary one. तो ऑथर को लगा कि अब तो ऐसा लग रहा है मेरी घड़ी इतनी पीछे चल रही है कि मुझे एक किसी मम्मी यानी इजिप्ट में रहने वाली जो मम्मी होती है उससे फेलोशिप यानी फ्रेंडशिप करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मेरी घड़ी बहुत पीछे चल रही है। तो अब मैं दुनिया से इतना पीछे हो चुका हूँ कि अब मुझे अपने व्यूज़, अपने विचार किससे शेयर करने पड़ेंगे? मम्मी से, क्योंकि मैं इतना पीछे चल रहा हूँ। तो ये सब उनकी सब इमेजिनरी बातें थी। He felt traveling in the past just like the mummy due to the slow time projected by his watch. तो उनको ऐसा लग रहा था मैं पास्ट में ट्रैवल कर रहा हूँ क्योंकि मेरी घड़ी स्लो हो गई है, इतने पीछे चली गई है कि मैं भी पास्ट में ट्रैवल कर रहा हूँ। जहाँ पास्ट में मम्मी है मैं उस ज़माने में चले गया हूँ। उनको ऐसा लग रहा था मैं दुनिया से बहुत ज़्यादा पीछे छूट गया हूँ। तो इन लाइन्स का ये मीनिंग है। नेक्स्ट, within a week it sickened to a raging fever and its pulse went up to 150 in the shade. तो ये बात भी ऑथर बोल रहे हैं कि एक हफ्ते के अंदर ही घड़ी का ऐसा लग रहा था कि वो सिक हो गई है, इतनी बीमार हो गई है कि रेजिंग फीवर, बिल्कुल क्रेजी तरीके से पागल हो गई है मेरी घड़ी, और जैसे कोई बुखार हो गया और इतनी स्पीड में चलने लग गई है कि स्पीड में बिल्कुल 150 एंड शेड की स्पीड में पहुंच गई। तो अब स्पीड बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्या हो गई है? इंक्रीज हो गई है घड़ी की। उस बारे में इस लाइन में बोला जा रहा है। तो रीड करते हैं आंसर। When the author let his watch run down after 18 months, he took it to the chief jewelers to set it by the exact time. अब 18 महीने वॉच बढ़िया चली ऑथर की, लेकिन एक दिन रात में उनसे रन डाउन हो गई यानी गिर गई। तो अगले दिन वो चीफ जूलर के पास ले गए अपनी वॉच को सेट कराने के लिए यानी रिपेयर कराने के लिए एग्जैक्ट टाइम, ताकि उनकी वॉच बताए। द हेड ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट डिस्पाइट बीइंग स्टॉप्ड बाय द ऑथर पुश्ड द रेगुलेटर। अब जो हेड था वहाँ का, चीफ जूलर के वहाँ का जो हेड था, ऑथर को उसने मना भी किया। ऑथर ने हेड को मना भी किया कि भाई मेरी वॉच को मत खोलो, सिर्फ 4 मिनट स्लो चल रही है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, आप बस टाइम सेट कर दो। तभी भी उस हेड ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट ने ऑथर की बात नहीं मानी और घड़ी को खोल के उसका रेगुलेटर कुछ ज़्यादा ही पुश कर दिया। दिस गेव द वॉच अ किक एंड द वॉच शॉट अहेड ऑफ इट्स टाइम। ऐसा लगा कि वॉच को कुछ ज़्यादा ही पुश कर दिया, जैसे वॉच को कोई किक मिल गई है और अपने टाइम से कुछ ज़्यादा ही तेज़ वॉच चलने लगी, स्पीड बढ़ गई वॉच की। इट गेन्ड फास्टर एंड फास्टर डे बाय डे, और हर दिन पर दिन घड़ी की स्पीड बढ़ती चली गई उनकी। पोस्ट 2 months इट अपीयर टू बी हैविंग सम सॉर्ट ऑफ फीवर विद एन एक्सट्रीमली हाई पल्स रेट। और 2 महीने बाद तो ऐसा लगने लगा कि जैसे घड़ी को कोई बुखार चढ़ गया है, जिसकी वजह से बहुत हाई पल्स रेट पे चल रही है, यानी बहुत हाई स्पीड पे मेरी वॉच चल रही है। इट मूव 13 days ahead of the actual date and when the year touched October, the author commented the watch was enjoying the snowfall of November already. तो साल के दिन यानी कैलेंडर से 13 दिन तेज चलने लगी उनकी घड़ी। जो आज की एक्चुअल डेट है, मान लो आज कोई डेट है, तो उससे 13 दिन आगे की डेट चलने लगी थी उनकी घड़ी, जिस वजह से ऑथर ने बोला कि चल क्या रहा था? अक्टूबर चल रहा था। अक्टूबर में पतझड़ का महीना चल रहा था, अभी लीव्स का कलर चेंज हो रहा था, और घड़ी क्या टाइम बता रही थी? नवंबर का स्नोफॉल दिखा रही थी, इतनी आगे घड़ी चल रही थी। This strange behavior annoyed the author a lot and so he decided to get it repaired once again. तो घड़ी का ये अजीब सा जो बिहेव कर रही थी घड़ी, इससे ऑथर बहुत ज़्यादा अनॉय हो गए थे, परेशान और इरिटेटेड हो गए थे, जिस वजह से उन्होंने डिसाइड किया कि चलो मैं इसको फिर से once again एक और बार रिपेयर करा देता हूँ। तो इस तरीके से उन्होंने 7 बार रिपेयर कराया, लेकिन फिर भी
कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आखिरी में उन्होंने गिव अप कर दिया कि अब मैं इस पर खर्चा करूँगा ही नहीं, क्योंकि घड़ी तो अल्टीमेटली ख़राब ही हो गई है। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप आपको समरी एंड क्वेश्चन एंड आंसर्स अच्छे से समझ में आए होंगे। आप चाहें तो हमारे वीडियोस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, जो वहाँ ना मिले तो आप हमारी वेबसाइट पे जाइए विच इज़ magnetbrains.com। जैसे आप वेबसाइट पे जाएंगे इस तरीके का एक पेज आपको मिलेगा सामने। यहाँ पे आपको वोवन वर्ड्स का ऑप्शन मिलेगा, आप इस ऑप्शन पे क्लिक करिए। जैसे आप क्लिक करेंगे मेरे वोवन वर्ड्स बुक के वीडियोस आपके सामने आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपको सिलेबस ओवरव्यू का वीडियो देखना है तो आप इस पर क्लिक करिए, एंड जैसे ही आप क्लिक करेंगे मेरा वीडियो आपके सामने प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर यूट्यूब चैनल, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन आपके घर तक पहुंचा रहा है। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।